हाई डेंसिटी और दूसरी चीज रिजिडिटी. सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो. ऑल अदर स्टेट्स ऑफ मैटर कैन फ्लो. करेक्ट? Yes. Okay. So now keeping these things in mind, ये तो समझ में आ रहा है कि अगर डेंसिटी हाई है सॉलिड, तो उसके जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, जिस भी चीज से वो सॉलिड बना है, उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स की पैकिंग बहुत एफिशिएंट हुई होगी. करेक्ट? बहुत ऑर्डर्ड वे में पैकिंग की गई होगी ना. अगर रैंडमली हम एटम्स या मॉलिक्यूल्स को रखते तो फिर बहुत सारी स्पेस छूट जाती, बहुत सारे वॉइड्स होते, बहुत वॉइड्स होते तो वॉल्यूम ज्यादा होता, वॉल्यूम ज्यादा होता तो डेंसिटी कम हो जाती. करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. तो सॉलिड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी पैकिंग बहुत ऑर्डर्ड होती है. कितने टाइप के सॉलिड्स होते हैं मालूम है? सर 2 टाइप के, मोलिकुलर एंड कोवैलेंट. नहीं नहीं, 2 टाइप के होते हैं. क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस. वेरी गुड. 2 टाइप के सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमोर्फस सॉलिड्स. एक एक एग्जांपल बता दो जरा दोनों का जल्दी. सर डायमंड एंड फुलेरिन. डायमंड क्रिस्टलाइन. अमोर्फस का Cool. Check that. Right. फुलेरिन भी आएगा ना सर, या फिर कोल, चारकोल. और कोई? एनी अदर एग्जांपल? ग्लास कैसा solid है? ग्लास क्रिस्टलाइन. ग्लास अमोर्फस है. ठीक है. सर आप ये डिसाइड कैसे कर रहे हो कि मतलब क्रिस्टलाइन होगा कि अमोर्फस होगा? तो जो अभी तक पढ़ा है, जो हमारी एक्चुअल नॉलेज है उससे कर रहे हैं. ओके सर. ठीक है. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में बाय राइटिंग डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन crystalline solids and amorphous solids. ओके? तो पहला डिफरेंस लिखते हैं. इन crystalline solids, the arrangement of constituents is ordered in short range as well as in long range. ठीक है. अमोर्फस सॉलिड में the arrangement of constituents may be ordered in short range
but it is not ordered in knowledge. ठीक है, तो ये पहला डिफरेंस हो गया क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड। क्लियर? Yes, sir. सेकेंड डिफरेंस, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में दे हैव well defined sharp melting point. तो शार्प से मतलब आपका हाई है ना? नहीं, शार्प मतलब बहुत एक्यूरेट। Just one. ये नोट किया? यस सर। Yes, sir. इसका फर्स्ट पॉइंट एक बार एक्सप्लेन करो। पॉइंट शॉर्ट रेंज और वो देखो, फर्स्ट पॉइंट में क्या करें, मान लो ये एक एटम है सॉलिड का, ठीक है, यस सर। और अगला एटम इस ए डिस्टेंस के बाद है, फिर उसके ए डिस्टेंस के बाद एक और एटम है, फिर ए डिस्टेंस के बाद एक और एटम है। भाई सॉलिड में तो रिपीटिशन डिस्टेंस सेम रहेंगे ना, क्योंकि पैकिंग ऑर्डर्ड है, करेक्ट? यस सर। और मान लो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में डिस्टेंस बी के बाद एटम्स रिपीट हो रहे हैं। तो अगर मैं ये 12 एटम्स देखूं, ये टोटल 12 एटम्स हैं, यस सर। इनमें कोई ऑर्डर दिख रहा है इनकी पैकिंग में? ऑर्डर है ना इनकी पैकिंग में? यस सर। यस सर। Yes, sir. एक्स एक्सिस में ए डिस्टेंस के बाद रिपीटिशन हो रहा है, वाई एक्सिस में बी डिस्टेंस के बाद रिपीटिशन हो रहा है, करेक्ट? यस सर। तो वी विल से दिस पैकिंग इज ऑर्डर। लेकिन ये ऑर्डर कितने एटम्स में दिख रहा है तुम्हें? 12 12, मतलब एक छोटे ग्रुप ऑफ एटम्स में, स्मॉल नंबर ऑफ एटम्स में। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ठीक है? इतनी बात समझ में आई? शॉर्ट रेंज ऑर्डर क्या है? यस सर। अब हम लोग अगले 12 मॉलिक्यूल एटम्स देखते हैं। अब अगले 12 एटम्स में भी अगर यही रिपीटिशन डिस्टेंस मिला, फिर अगले 12 देखे उसमें भी यही रिपीटिशन डिस्टेंस मिला, या पूरे क्रिस्टल में हमने कहीं भी 12 एटम्स देखे
और यही रिपीटिशन डिस्टेंस मिला तो क्या कहेंगे हम? लॉन्ग रेंज। Long range. लॉन्ग रेंज। ऑर्डर है कि भाई मैं कोई भी 12 मॉलिक्यूल देख रहा हूं, मुझे तो यही रिपीटिशन डिस्टेंसेस दिख रहा है। समझ में आई ये बात? यस सर। Yes, sir. लेकिन अगर ये 12 देखे ये रिपीटिशन डिस्टेंस मिला और अगले 12 देखे, उसमें मान लो एक्स एक्सिस में रिपीटिशन डिस्टेंस हो गया c और वाई एक्सिस में रिपीटिशन डिस्टेंस हो गया d, मतलब अगले 12 में रिपीटिशन डिस्टेंस बदल गए, तो वो 12 आपस में ऑर्डर है, ये 12 आपस में ऑर्डर है, लेकिन इन दोनों का ओवरऑल कोई ऑर्डर है क्या? नो सर। तो इसको हम क्या कहेंगे? शॉर्ट रेंज ऑर्डर है और लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं. नहीं। जो मिलेगा हमें अमॉर्फस सॉलिड। समझ में आई बात? Yes, sir. यस सर। तो हाँ बोलो। तो सेकेंड वाला पॉइंट जो आपने लिखा है वो फैक्चुअल बात है या फिर उसके पीछे कुछ है रीजन? अच्छा चलो, सेकेंड वाला बात क्या लिखा है? क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए हमने क्या लिखा? शार्प मेल्टिंग पॉइंट। वेल डिफाइंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अब इसका मतलब क्या है? मान लो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है X, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, तुम बहुत एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो। तो मान लो एक कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है X, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हम ऐसे तक निकाल सकते हैं कि भाई इसका मेल्टिंग पॉइंट है 1108.6 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 1/10 ऑफ सेंटीग्रेड तक की एक्यूरेसी पे भी हम मेजर कर सकते हैं। समझे? यस। लेकिन अमॉर्फस सॉलिड अगर होगा तो अमॉर्फस सॉलिड के लिए हम एक सिंगल टेम्परेचर नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे तब? एक रेंज ऑफ टेम्परेचर। जैसे मान लो कोई अमॉर्फस सॉलिड है व्हाइट, तो उसके लिए हम एक रेंज देंगे that it melts between 230 degrees centigrade to 250 degrees centigrade। अब डिफरेंस समझ में आया? यस। अच्छा, तो इसको थोड़ा और एक बार जरा समझ लेते हैं। मान लो किसी सब्सटेंस Y का मैंने एक पीस लिया और उसको हीट करना स्टार्ट किया, किस टेम्परेचर पे मेल्ट होना स्टार्ट होगा वो? तो प्लीज रिपीट कर सकते हो क्या क्या वो क्वेश्चन था आपका? मैंने कहा कि मैंने एक वाई का टुकड़ा लिया, ठीक है, और इसको एक डिश में रख के बर्नर के ऊपर रख के हीट करना शुरू किया। मैं पूछ रहा हूं किस टेम्परेचर पे ये पीस मेल्ट करना शुरू करेगा? At its melting point. ये दिया है ना वाई के लिए, इससे तो मुझे क्या 230 से स्टार्ट हो जाएगा। 230 से स्टार्ट होगा। पक्का? तो वो रेंज में पता नहीं। कभी भी हो सकता है मतलब। हाँ, मतलब इसी दो, मतलब 230 पे ही होगा एग्जैक्ट, नो सर। एग्जैक्ट कि उस रेंज में कहीं भी हो सकता है? उस रेंज में कहीं भी। रेंज में कहीं भी। सब लोग अग्री कर रहे हैं इस बात से कि Yes, sir. अग्री कर रहे हैं सब लोग? वो ग्रेजुअली मेल्ट होगा। ग्रेजुअली भी मेल्ट होगा। मेरा तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है ना, किस टेम्परेचर पे मेल्टिंग शुरू होगी? सर 230 पे स्टार्ट होएगा और 230 से टेम्परेचर इंक्रीज होते जाएगा जैसे वो मेल्ट होएगा, तो ऐसे और मेल्टिंग खत्म कब होगी? 250 पे। Yes, sir. और 2 मिनट सोच लो, सब लॉजिक सही है?
तो ऐसा बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर पार्ट 230 पे स्टार्ट हो जाएगा और फिर थोड़े थोड़े करके मतलब टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे बाकी का भी मेल्ट होना चालू हो जाएगा। अच्छा, तो कह रहे हो कुछ पार्ट 230 पे मेल्ट होगा, कुछ थोड़ा पार्ट 231 पे होगा, इस तरह। हाँ सर, मतलब पर्टिकुलर रेंजेस में मतलब वो चालू हो जाएगा, मतलब अलग अलग पार्ट्स मेल्ट होना अलग, यही रेंज में। सर ऐसा भी तो हो सकता, सर उस पीस पे डिपेंड करेगा ना। जैसे पीस का कुछ लेना देना तो होगा ही भाई, वो उसी का मेल्टिंग पॉइंट डिसाइड कर रहा है, तो उसकी कुछ तो बात माननी पड़ेगी ना। मतलब सरफेस मॉलिक्यूल थोड़े जल्दी ये होने लग जाएंगे, मेल्ट होने लग जाएंगे, और अंदर वाले मॉलिक्यूल्स को टाइम लगेगा। एक चैप्टर पढ़ा था याद है, थर्मोडायनेमिक्स, याद है उसके बारे में कुछ बोलो। यस Yes. उसमें एक चीज पढ़ी थी, सेकेंड लॉ। यस सर। यस सर। उसमें एक चीज पढ़ी थी कि जब फेस चेंज होता है तब टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। यस सर, लैटिन डेट। Yes, sir. तुम लोग क्या मुझे बोल रहे हो इतनी देर से, अब सोच रहे हो। यस सर, टेम्परेचर सेम रहेगा। तो मतलब 230 से 250 के बीच में ही उसका कोई मेल्टिंग पॉइंट होगा और वो फिर कांस्टेंट रहेगा मेल्ट होते हुए वैसे। हाँ, तो मतलब जैसे मैंने इस पीस को स्टार्ट किया हीट करना, तो और मेल्टिंग स्टार्ट हुई 234 डिग्री सेंटीग्रेड पे मान लो, तो मेल्टिंग फिनिश कब होगी? उसी पर होंगे सर। उसी टेम्परेचर। उसी पर ही होगी। 230। उसी पे होगी 234 पे। तो फिर यार इस रेंज को बोलने का क्या मतलब है? तो मतलब वो अरेंजमेंट ऑफ एटम के हिसाब से इनमें से एक रेंज का टेम्परेचर फिक्स होगा। एनवायरनमेंट पे तो वो डिपेंड। रेंज में कभी भी स्टार्ट हो सकता है। अरे ये पीस 234 पे स्टार्ट हुआ मेल्ट होना, करेक्ट? Yes. और 234 पे ही खत्म हो गया मेल्ट होना, करेक्ट? यस सर। Yes, sir. तो भाई इस पीस का मेल्टिंग पॉइंट कोई तुमसे पूछेगा तो क्या आंसर दोगे? 234 ही आंसर दोगे ना? यस सर। यस सर। तो ये तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट हुआ। सर वो मतलब पर्टिकुलर वाई का हम लोग ने एक पीस लिया है ना, हाँ, तो सर बाकी के वाई के पीस में वो अरेंजमेंट चेंज हो सकता है ना। हाँ, तो इसको समझो। यस सर। हाँ, यस, वेरी गुड। तो अलग अलग वाई के अलग अलग पीसेस का मेल्टिंग टेम्परेचर अलग अलग होगा, समझे? Yes. यस सर। Yes, sir. यस सर। ये पीस मान लो 234 पे मेल्ट हुआ, अगला पीस हो सकता है 238 पे मेल्ट हो, अगला पीस कोई 244 पे मेल्ट हो। तो वाई के अलग अलग पीसेस का मेल्टिंग टेम्परेचर अलग अलग होगा, ओके? इसलिए हमें रेंज देनी पड़ रही है, लेकिन एक्स के किसी भी पीस का मेल्टिंग टेम्परेचर 1108.63 होगा। समझ में आया यस सर। Yes, sir. होता है? चलो आगे चले, तीसरा डिफरेंस नोट करते हैं। तो तीसरा डिफरेंस क्या होता है क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड में? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर anisotropic and amorphous solids are isotropic, ठीक है? आइसोट्रोपिसिटी क्या होती है? तो मतलब एक्स वाई और जेड अगर कौन सी भी डायरेक्शन में गए तो हमें सेम मिलने वाला वेरी गुड। तो आइसोट्रोपिक मालूम है क्या होता है?
तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आइसोट्रोपिक नहीं होते हैं या अनआइसोट्रोपिक होते हैं, और अमॉर्फस सॉलिड्स आइसोट्रोपिक होते हैं। ठीक है, Yes. नोट कर लिया ये। यस सर। तो ये अनआइसोट्रोपिक क्यों होते हैं सॉलिड क्रिस्टलाइन वाले? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में अलग अलग डायरेक्शंस में रिपीटिशन डिस्टेंस अलग अलग होगा, रिपीटिशन डिस्टेंस अलग अलग होगा, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अलग अलग होंगे। करेक्ट, यस सर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अलग अलग होंगे तो प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। क्लियर? यस सर। तो अमॉर्फस में भी फिर वैसा ही हो रहा है ना कि मतलब अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वो डिस्टेंसेस है। एक बात बताओ, मान लो हम एक क्रिस्टलाइन सॉलिड को तोड़ना चाहते हैं, ठीक है, यस सर। इस डायरेक्शन से, तो हमें कौन से फोर्सेस को तोड़ना पड़ेगा? सर जो जो ए और ए वाले जो जो डिस्टेंस वाले दो है हॉरिजॉन्टल में उनके बीच में। ए डिस्टेंस से जो फोर्स है उनको तोड़ना पड़ेगा। करेक्ट? यस सर। और इस डायरेक्शन से तोड़ना चाह रहे हैं तो बी के अलाउंग जो है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग वैल्यूज है। यस सर। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन आइसोट्रोपिक हो गया? यस सर। अब आ जाओ अमॉर्फस सॉलिड पे। अमॉर्फस सॉलिड में अगर उधर से तोड़ना चाह रहे हैं इधर से, तो कौन से फोर्सेस तोड़ने पड़ेंगे? तो कुछ वैसे पर्टिकुलर बोल नहीं सकते तो अलग अलग। क्योंकि इसमें तो चेंज हो रहा है, हर यस सर। बार चेंज होगा, तो कोई एवरेज फोर्स आएंगे। करेक्ट? यस सर। दूसरी डायरेक्शन से तोड़ना है तो भी कुछ एवरेज फोर्स आएगी। कोई एवरेज फोर्स आएगा, और एक पीस के लिए एवरेज तो भाई सेम ही रहेगा। यस सर, समझ गया। समझ गए? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स विल बी अनआइसोट्रोपिक, whereas amorphous solids will be Isotropic. isotropic। समझ गए? Yes, sir. अब फोर्थ डिफरेंस, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, यू नो सॉलिड्स की बेसिक डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द पैरामीटर व्हिच डिफरेंशिएट्स सॉलिड्स फ्रॉम अदर स्टेट्स ऑफ मैटर? क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। फ्लो नहीं कर सकते हैं सॉलिड्स। करेक्ट? Yes, sir. यस सर। यस सर। स्टेट्स ऑफ मैटर को कलेक्टिवली वी कॉल एज फ्लूइड्स, Fluids. बिकॉज दे कैन फ्लो। यस सर। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स तो फ्लो नहीं कर सकते, बट अमॉर्फस सॉलिड्स फ्लो कर सकते हैं। और इसका प्रूफ भी कैसे कर सकते हो मालूम है? So वो tar के एक ब्लॉक को वो तो छोड़ो, एक बिल्कुल इजी सा, अगर कोई बहुत पुराना विंडो ग्लास पेन हो ना, yes sir वो भी और उसके तुम टॉप और बॉटम की थिकनेस मेजर करो, तो व्हाट यू विल फाइंड कि थिकनेस ऑफ बॉटम is comparatively high. is more than thickness at top. Yes sir. And why this happens? Because glass is continuously flowing under action of gravity from top to bottom. Okay, the flow rate is very small, so considerable difference काफी टाइम के बाद ही मिलेगा, but glass flow कर रहा है। ठीक है, तो ये फोर्थ एंड लास्ट डिफरेंस, that crystalline solids फ्लो नहीं करते, but amorphous solids फ्लो करते हैं। और फ्लो करते हैं, hence
they are not solids in true sense. जो चीज फ्लो करती है वो तो फ्लूइड है. They are super cooled liquids. ओके, अब देखो, ग्लास अमोर्फस सॉलिड है, करेक्ट, Yes, sir. और रॉक क्रिस्टलाइन सॉलिड है. ठीक है, अब ग्लास और रॉक का केमिकल फॉर्मूला सेम है, सेम सब्सटेंस के बने होते हैं वो, सिलिका के, SiO2. तो मेरे पास अगर मोल्टेन सिलिका है, ठीक है, और मैं उसको बहुत सडनली कूल करूं, बहुत जल्दी कूल कर दूं, तो क्या होगा? Glass. बहुत सडनली कूल करूंगा, सॉलिड बनेगा, करेक्ट. Yes. सॉलिड बनने का मतलब क्या है? ऑर्डर्ड पैकिंग. ऑर्डर्ड पैकिंग होने के लिए एटम्स को, कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अरेंज करना पड़ेगा प्रॉपरली, उसमें टाइम लगेगा. और हमने क्या किया? बहुत जल्दी कूलिंग कर दी, टाइम ही नहीं दिया प्रॉपर अरेंजमेंट का, तो जो जहां पे है वहीं फ्रीज हो गया. तो इससे हमें क्या मिलेगा? इससे प्रॉपर पैकिंग नहीं मिल पाएगी ना. Yes, sir. तो इससे हमें क्या मिलेगा? इससे हमें अमोर्फस सॉलिड मिलेगा. तो सिलिका को बहुत जल्दी कूल कर दिया तो क्या मिलेगा? Glass. अमोर्फस सॉलिड ग्लास. लेकिन उसी मोल्टेन सिलिका को मैं अगर स्लोली कूल करूं तो मुझे मिलेगा रॉक, विच इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड. क्योंकि अब मैंने सफिशिएंट टाइम दिया अरेंजमेंट का. तो किसी भी चीज को बहुत जल्दी कूल कर दोगे, क्या मिलेगा? Amorphous. Amorphous solid. अमोर्फस सॉलिड. और स्लोली कूल करोगे तो क्या मिलेगा? क्रिस्टलाइन. Crystalline solid. पानी को बहुत सडनली फ्रीज कर दिया, क्या मिलता है? Amorphous. पानी को स्लोली कूल करोगे तो आइस मिलता है, विच इज क्रिस्टलाइन. पानी को सडनली कूल करोगे तो स्नो मिलता है, विच इज अ अमोर्फस सॉलिड. ओके, Yes, sir. ये डिफरेंस समझ में आ गया? Yes, sir. तो इस चैप्टर में we are only going to study crystalline solids because actually तो solids वही है. ठीक है? Sir. अब बोलो. सर तो फिर से उन लोग तुम लोग सॉलिड में को दो कैटेगरी में डिवाइड नहीं करते, अगर मतलब अमोर्फस सॉलिड एक्चुअल में मगर ट्रू सेंस में सॉलिड नहीं है तो? हाँ, अमोर्फस सॉलिड लिक्विड की कैटेगरी में ज्यादा फिट होगा. यस तो सॉलिड एक ही तरीके का है, क्रिस्टलाइन. यस सर. तो मतलब इसको मतलब लिक्विड में माने ना, सॉलिड में नहीं माने ना, अगर पूछा गया कभी तो मतलब. हाँ, सॉलिड तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है. यस. अच्छा, अब अगला करते हैं. चलो, नाउ लेट्स राइट टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप का होता है केमिकल में? एनीबॉडी?
सर पोलर नॉन पोलर ऐसे में भाई सॉलिड में यार, आयनिक कोवेलेंट, कोवेलेंट सॉलिड, यस गुड, आयोनिक सॉलिड मॉलिक्यूलर, आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, 3 हो गए, मेटालिक सॉलिड और मेटालिक सॉलिड 4 हो गए। तो these are 4 types of crystalline solids। क्या क्या हो गए? पहला कोवेलेंट सॉलिड्स। कोवेलेंट सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? एटम्स। कौन से फोर्सेस इनको होल्ड करते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल डायमंड, melting point very high, hardness very high। Second, ionic solids, constituent ions, forces holding ionic bond, example NaCl, high melting point, hard। Third, metallic solid, constituents, metal cations, forces, metallic bond, example iron, melting point moderate, hardness soft to moderately hard। और fourth, molecular, constituents molecules, forces van der Waal, कुछ सिचुएशन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मिल सकती है, एग्जाम्पल आइस, शुगर, लो मेल्टिंग पॉइंट, सॉफ्ट। ठीक है, नोट कर लिया? एक मिनट सर अल्केन के हायर होमोलॉग्स किसमें होंगे फिर? क्या? अल्केन्स के हायर होमोलॉग्स नहीं समझ में आ रहा क्या पूछ रहे हो? सर मतलब अल्केन्स विद हायर मॉलिक्यूलर मास किस कौन से इसमें कैटेगरी में होंगे? वो कोवेलेंट में नहीं होंगे ना? अल्कीन्स? अल्केन्स सर वो भी तो सॉलिड होते हैं ना, मतलब हायर वाले मॉलिक्यूलर में जाएंगे और किस में जाएंगे? सर, लेकिन वो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। यार कोवेलेंट बॉन्ड तो मॉलिक्यूल के अंदर है ना, दो मॉलिक्यूल्स के बीच कौन सा बॉन्ड है? ओके, हाँ सर, सॉरी। डन सर। डन? समझ में आ गया सबको? यस चलिए, तो सॉलिड्स की बेसिक कंडीशन क्या है? एक रेगुलर अरेंजमेंट। तो ये तो बात समझ में आ गई, सही है? यस सर, यस रेगुलर अरेंजमेंट। उस रेगुलर अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं लैटिस, क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। क्या होता है जरा ये आप समझते हैं? ओके? लिखो इसमें,
नोट करो इसको पहले। कर लिया नोट? यस सर। Yes. तो देखो, इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे वॉल का एग्जाम्पल लो, ठीक है? वॉल इज अ लैटिस। वॉल क्या है? रेगुलर रिपीटिशन ऑफ ब्रिक्स। करेक्ट। तो वॉल इज अ लैटिस and what is the unit cell? Bricks. One brick is a unit cell, ठीक है? समझ में आया? Yes. Yes, sir. हो गया नोट? अच्छा, अब मान लो अगर एक वन डायमेंशनल लैटिस है, मतलब एक ही डायरेक्शन में हम एटम्स को या आयन्स को या कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अरेंज करते हैं, तो हमें इस लैटिस को स्पेसिफाई करने के लिए कितने पैरामीटर्स बताने पड़ेंगे, कितनी वैल्यूज बतानी पड़ेंगी अगर एक ही डायरेक्शन में अरेंजमेंट करनी है? और वन डायमेंशन लैटिस है तो भाई एक एटम, उसके कुछ डिस्टेंस बाद दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे ही चलता रहेगा ना? Yes, sir. तो इस केस में हमें कितनी वैल्यूज बतानी है किसी को? The distance between two units. Sir. बस एक वैल्यू बतानी है ना, एक ही वैल्यू। Yes, sir. अब इसी तरह अगर एक टू डायमेंशनल लैटिस होती तो कितनी वैल्यू बतानी पड़ती? क्या क्या बताना पड़ता? पहली डायरेक्शन में रिपीटिशन डिस्टेंस, एक्सिस में और वाई एक्सिस में कितना है? दूसरी डायरेक्शन में रिपीटिशन डिस्टेंस, और इन दो डायरेक्शन के बीच एंगल। तीन वैल्यू बतानी पड़ती, करेक्ट? Yes. Yes. तो अब ये बताओ, अगर हमें थ्री डायमेंशनल लैटिस स्पेसिफाई करनी है तो कितनी वैल्यूज बतानी पड़ेगी? 6. 6. 6 वैल्यू। क्लियर है सबको? Yes. Yes. तो आगे लिखते हैं, टू कंप्लीटली स्पेसिफाई a three-dimensional lattice, to completely specify a three-dimensional lattice, we need to specify 6 parameters. Repetition, distance in 3 directions, इसको हम जनरली डिनोट करते हैं ABC से, एंड 3 interfacial angles, अल्फा, बीटा, गामा।
ठीक है, तो बेस्ड ऑन values of these 6 parameters, we can have 7 possible crystal lattice systems. ठीक है, नोट करो। नोट, Yes, sir. तो 7 क्रिस्टल लैटिस सिस्टम याद है, चलो लिख लो। पहला क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, सब लिख लेते हैं। फर्स्ट सिस्टम क्यूबिक, दूसरा टेट्रागोनल, तीसरा ऑर्थोरोम्बिक, चौथा ट्राइक्लियर, पांचवा मोनोक्लियर, छठा हेक्सागोनल, सातवां ट्राइगोनल। A equal to B equal to C, alpha equal to beta equal to gamma equal to 90, A equal to B not equal to C, alpha beta gamma 90, A not equal to B not equal to C, alpha beta gamma 90, A not equal to B not equal to C, alpha beta gamma equal, monoclinic, hexagonal, trigonal, तो ये 7 पॉसिबल लैटिसेस होती हैं। नोट कर लो। ये आपने क्या क्या किया मतलब आप बराबर सिंबल्स लिख के उनको बस अभी लिखा रह दो, उसका मतलब क्या मैं समझाऊंगा लेकर। ओके नोट कर लो उन सिंबल्स को।
हो गया? Yes. सर 1 मिनट दो बस। सर थर्ड वाले में सिर्फ ऐसी है ना? नहीं, थर्ड वाले में एस और बी, और उल्टा। एक मिनट, वेट। सेकेंड में एस बी, थर्ड में एस बी एफ ई। सर आपने फिफ्थ में पहले एस और ई लिखा था, तो सिर्फ ऐसे कि ऐसा में एस ई। ऐसा। तो कितने लैटिस सिस्टम्स हैं? 7. 7। आगे लिखो, each of these 7 lattice systems can have 4 possible lattices. Okay? क्या क्या होते हैं वो 4 लैटिसेस? सिंपल एस जो लिखा था, बॉडी सेंटर जो बी लिखा हुआ है जिनमें, फेस सेंटर जिनमें एफ लिखा हुआ है, और एंड फेस सेंटर जिसमें ई लिखा हुआ है। ठीक है? तो सिंपल लैटिस क्या होती है? जब जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो केवल कॉर्नर्स पे हो। बॉडी सेंटर एट कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर, फेस सेंटर एट कॉर्नर and face centers, and face center at corner and centers of two opposite end faces. ठीक है? तो जैसे क्यूबिक सिस्टम ले, तो एक मिनट, एक सेकंड लास्ट। वेट। क्यूबिक सिस्टम का यूनिट सेल एक क्यूब होगा। Yes, sir. तो सिंपल क्यूबिक में एटम्स कहाँ होंगे? इस क्यूब में सिर्फ कॉर्नर्स पे। अरे
तो इसको हम क्या कहेंगे? सिंपल क्यूबिक। करेक्ट। यस। बॉडी सेंटर क्यूबिक में कहाँ होंगे? कॉर्नर एंड एट द बॉडी सेंटर। कॉर्नर्स पे और इस क्यूब के सेंटर पे। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? बॉडी सेंटर्ड क्यूब। फेस सेंटर। समझा नहीं, मतलब ये क्या हो रहा है कॉर्नर से? मतलब कॉर्नर पे एटम रखा हुआ है भाई, ये यूनिट ओके। तो एक हाइपोथेटिकल जगह है ना, एक्चुअल तो एटम साइंस ये सब रखे जाएंगे ना। यस सर। तो सिंपल क्यूबिक में एटम्स ऐसे अरेंज होते हैं कि वो एक क्यूब बनाते हैं, समझ लो। एटम्स क्या बना रहे हो? हाँ हाँ सर, समझ लो। Just one minute. फेस सेंटर क्यूबिक में कहाँ होंगे एटम्स? कॉर्नर्स एंड एट द सेंटर ऑफ फेस। कॉर्नर्स और सब फेसेस के सेंटर में। कॉर्नर और सारे फेसेस के सेंटर्स पे। तो कितने फेसेस हैं क्यूब में? बॉडी सेंटर मतलब एग्जैक्ट सेंटर ना पूरे सिस्टम का। क्यूब के सेंटर पे। यस यस सर। तो ये हो गया बॉडी सेंटर्ड क्यूब। और एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक में तो फेस लास्ट वाला फेस सेंटर। सॉरी फेस सेंटर, तो बाय मिस्टेक। और एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक में कॉर्नर्स पे और दो एंड फेसेस पे। ठीक है, यस। तो कितने सिस्टम थे? 7 और हर एक में कितनी पॉसिबल लैटिसेस है? 4। तो टोटल कितने टाइप की लैटिसेस हमें मिल सकती हैं? 28। 28। करेक्ट। लेकिन नेचर में हमें सारी 28 मिलती नहीं, हमें मिलती हैं सिर्फ 14 लैटिसेस, और वो 14 लैटिसेस यहां लिखती हैं। दिख रही हैं 14 लैटिसेस? मतलब क्यूबिक सिस्टम्स का क्या मिलेगा तुम्हें? सिंपल बॉडी सेंटर एंड फेस सेंटर। सिंपल क्यूबिक में सिर्फ मिलेगा, क्यूबिक में सिर्फ मिलेगा सिंपल, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। क्लियर? वो क्यों नहीं सर? एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक नेचर में किसी सॉलिड में हमें नहीं मिलता है। ओके, यार कुछ चीजें मिल रही है नेचर में, कुछ एग्जिस्ट कर रही है, नहीं कर रही है। ठीक है, यस सर। तो ये याद कर लोगे आप। क्लियर? यस सर। यस सर। सर बोलो। पूरा याद करना इम्पोर्टेंट है, फिर कुछ सिलेक्टेड पार्ट है ना? पूरा एज इट इज याद करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये तो एडवांस में ऐसा आ जाता है डायरेक्ट। एक बार मैट्रिक्स मैच आ गया था, ओके सर। इधर 4 सिस्टम के नाम लिखे थे और उस साइड पैरामीटर्स लिखे थे, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझ रहे हो? ये तो पूरा याद करना
बहुत इम्पोर्टेंट है। नोट कर लिया है सब, चले आगे। नेक्स्ट सर पे नेक्स्ट 2 पेजेस बाकी है। ये पेज हो गया है। यस ये लो करो। 1 मिनट सर। पिछले वाले पे जाए। नो सर ये वाला। ये लो, नोट करो। हो गया। यस तो बोलो। सर ये एंड फेस सेंटर्ड में हम मतलब आइदर वर्टिकल वाले फेसेस और हॉरिजॉन्टल वाले फेसेस लेंगे ना? में कोई भी हो सकते थे तो यस। ओके डन। तो चलो नेक्स्ट 2 टर्म्स पे आती है जरा। Z इफेक्टिव क्या है? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट। और पैकिंग फ्रैक्शन क्या है? ठीक है। यस सर। नोट कर लिया। चले आगे। यस सर यस सर। तो चलो
एक एग्जाम्पल के लिए ये कैलकुलेट करते समय तो मैं सिंपल क्यूबिक का एग्जाम्पल लेता हूँ। सिंपल क्यूबिक में एटम्स कहाँ होते हैं? कॉर्नर कॉर्नर सिर्फ कॉर्नर पे, करेक्ट। सिंपल क्यूबिक में सिर्फ कॉर्नर पे एटम। तो ये मैंने एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनाया। और जब हम कह रहे हैं एटम कॉर्नर पे होता है, इसका क्या मतलब है? बाकी जगह बॉन्ड होंगी। इसका मतलब ये है कि भाई कॉर्नर पे एटम का न्यूक्लियस है, ठीक है ना। एटम तो पूरा ऐसा एक स्फीयर होगा ना, कॉर्नर पे क्या है? केवल उसका न्यूक्लियस। समझ में आई ये बात? यस सर। यस सर। ओके, तो अगर कॉर्नर पे सिर्फ न्यूक्लियस है तो ये बताइए कि इस एटम का कितना पार्ट इस क्यूब के अंदर है और कितना बाहर है? 1/4 क्यूब के अंदर है, 3/4 बाहर है। 1/4 क्यूब के अंदर है, 3/4 बाहर है। भैया 1/4 या 1/8? ये तो तुम लोग बताओ यार, ड्राइंग और ये सब तो तुम लोग का अच्छा है। 1/8 1/8 क्या अंदर है बाहर है? अंदर है, 1/8 और बाहर 7। मान लें सब लोग इसकी बात। 1/4 ही लग रहा है सर। 1/4 लग रहा है। सर 1/8 1/8 1/8 देखो ऐसे इमेजिन करो, शायद थोड़ा इजी पड़ेगा। ये एटम इस क्यूब में है, करेक्ट। इसके बगल एक और क्यूब होगा, उसमें भी ये एटम होगा ना। यस सर। अगला यूनिट सेल बनाओ। तो इस यूनिट सेल का भी पार्ट है ये एटम की नहीं है? यस सर। यस सर। है। इसी तरह इन दो क्यूब्स के आगे दो और क्यूब्स होंगे, उसका पार्ट है ये एटम। यस सर। यस सर और इन चारों क्यूब के नीचे 4 क्यूब होंगे, उसका पार्ट है ये एटम। हाँ सर। यस सर। तो ये एटम ओवरऑल कितने, ये एटम ओवरऑल कितने क्यूब्स में पार्ट कर ले रहा है? 8 8 8। तो हर एक को बराबर देगा। यस सर। यस सर। एक क्यूब को कितना देगा? 1/8 1/8। समझ में आ गया? यस सर। और इस तरह के कितने आइटम्स हैं? एक क्यूब में इस तरह के कितने एटम्स होंगे? 8 8। हर कॉर्नर में एक एक। तो सिंपल क्यूबिक का Z इफेक्टिव क्या हो गया? 1 एटम्स हैं और हर एक का 1/8 इस क्यूब के अंदर है, तो Z इफेक्टिव 1 हो गया। यस सर। समझ में आई ये बात? यस सर। अच्छा, अब निकालते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन क्या बोल रहे हैं? fraction of volume occupied by unit cell. Volume of atoms in unit cell अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है। अब
क्यूब के कॉर्नर्स पे 2 एटम्स है और सॉलिड तो हमेशा बेस्ट पैकिंग चाहेगा, मिनिमम वॉइड छोड़ना चाहेगा, करेक्ट? Yes. तो जो 2 कॉर्नर वाले एटम्स होंगे वो तो दोनों एक दूसरे को टच कर रहे होंगे ना। हाँ सर। तो Yes, sir. अगर इस क्यूब की एज लेंथ को मैं a मानूं और एटम के रेडियस को r मानूं तो आई कैन राइट a इज इक्वल टू 2r। हाँ सर। अब वॉल्यूम एटम्स का कितना है इस क्यूब के अंदर? इफेक्टिवली कितने एटम्स हैं इस क्यूब के अंदर? 1। और वॉल्यूम एक एटम का 4/3r³। हाँ सर। पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम a³। a को 2r रखेंगे तो ये पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ गया? 5/6, Yes, sir. which is roughly 52%। मतलब सिंपल क्यूबिक में 52% स्पेस एटम्स ने ऑक्यूपाई करके रखी है और कितनी स्पेस खाली है? 48%. 48% वॉइड है। ठीक है, समझ में आ गया? Yes, sir. नोट कर लो। और ये नोट करने के बाद मुझे जरा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक का जेड इफेक्टिव और पैकिंग फ्रैक्शन निकाल के बताओ। सर फेस सेंटर का जेड इफेक्टिव 4। हाँ, वेरी गुड। और बॉडी सेंटर का जेड इफेक्टिव 2। वेरी गुड। सर 2। ठीक है, अगली। सर बॉडी सेंटर्ड का पैकिंग फ्रैक्शन कितना? π/3। 5/3 तो बेटा 1 से बड़ा हो गया। सर रफली 62% आ रहा है बॉडी सेंटर का। ठीक है, और फेस सेंटर निकालो। सिंपल क्यूबिक में नीचे π/24 आना चाहिए ना, आपने वो नहीं नहीं सर कुछ नहीं। बॉडी सेंटर के लिए π/3 आएगा। चलो फेस सेंटर निकालो, हम फिर डिस्कस करते हैं। सर फेस सेंटर के लिए 2π/3।
2π/3। और किसी का कुछ अलग आंसर? 2π/3 कैसे हो सकता है सर? वो तो बड़ा है ना 1 से। 2π/3 गलत है, तो सही निकाल के कोई बताओ। किसी को कुछ? जेड इफेक्टिव 3 आ रहा है क्या सर? बॉडी वो फेस सेंटर का फेस वाला। फेस सेंटर का 2π/3 नहीं होगा। सर पैकिंग फ्रैक्शन नहीं बोला सर, जेड इफेक्टिव पूछा था सर। जेड इफेक्टिव तो 4 होगा। 4 है। 4 है। हाँ ये सर 4 आ गया सर, उसी गलती। सर 4π/7 आएगा। चलो देखते हैं, करते हैं। बॉडी सेंटर क्यूबिक पहले कर देते हैं। सेंटर का π/3√2। हाँ करेक्ट। तो बॉडी सेंटर्ड में एटम्स कहाँ है? कॉर्नर्स पे। तो 8 × 1/8, और बॉडी सेंटर वाला तो पूरा इसी क्यूब के अंदर है, तो Z इफेक्टिव 2 हो गया। ठीक है। यस सर। अब कॉर्नर वाले एटम एक दूसरे को टच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाई बीच में भी तो एक एटम रखा हुआ है ना। तो अब क्या होगा, जो बीच वाला एटम है ये सबको टच करेगा। तो अगर मैं एक बॉडी डायगोनल बनाऊं तो उसमें एक एटम यहाँ, एक एटम का न्यूक्लियस यहाँ, एक एटम का न्यूक्लियस यहाँ। तो अब अगर क्यूब की एज लेंथ a है तो बॉडी डायगोनल की लेंथ √3a होगी। यस सर। Yes, sir. एंड √3a विल बी इक्वल टू 4r। ओके, तुम लोगों को जिनको गलत आंसर आ रहा था उन लोगों ने इसमें भी a को 2r ले लिया होगा, समझे? यस सर। तो अब पैकिंग फ्रैक्शन निकालोगे, 2 × 4/3πr³ अपॉन 4r/√3 का क्यूब। करेक्ट। और ये सिंप्लीफाई करके आएगा √3π/8, which is roughly 68%। मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक is a better packing than simple cubic। यस यस सर। इसी तरह
आ जाओ आखिरी वाले पे, लास्ट वाला क्या था? फेस सेंटर। फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इसमें जेड इफेक्टिव 8 कॉर्नर वाले इंटू 1/8, करेक्ट? यस और 6 फेस सेंटर पे उनका कितना कंट्रीब्यूशन आएगा? 3 हर एक का हाफ, यस yes sir तो ओवरऑल कितना हो गया जेड इफेक्टिव? 4 अब पैकिंग फ्रैक्शन निकालें, तो अब इसमें एक फेस के सेंटर पे एटम है और हर कॉर्नर पे है, तो अलोंग फेस डायगोनल atoms will be in contact to each other. यस सर। तो अब √2a will be equal to 4r यस सर। या a will be 2√2r, तो पैकिंग फ्रैक्शन हो गया ये। और इसको सॉल्व करके 3√2 pi/3√2 which is roughly 74%. क्लियर है? यस सर। yes sir सर एक मिनट, लास्ट स्लाइड पर। डन सर। सर बोलो। मतलब यही नहीं समझ रहा कि आप ऐसे कनेक्ट करके क्यों बना रहे हो, मतलब ये ए और आर के बीच में रिलेशन निकालने। ए और आर के बीच एक रिलेशन तो पहले निकालना ही पड़ेगा ना। हाँ सर, यस सर। पर लेकिन वो पता है, समझा मुझे कि आप ए और आर में रिलेशन क्यों निकाल रहे हो, पर मैं वो पूछ रहा हूँ कि मतलब ये ऐसे कैसे निकाल रहे हो रिलेशन से, वो नहीं समझ रहा। और जो एटम सबसे पास होंगे एक दूसरे से, वही एक दूसरे को टच करेंगे। हाँ अब अगर जब सिंपल क्यूबिक था तो एटम्स कहाँ पे थे? सिर्फ कॉर्नर पे। यस तो एक कॉर्नर के सबसे पास की जगह कौन सी है? दूसरा कॉर्नर। हाँ तो वो दूसरे कॉर्नर वाले को टच कर रहा था, तो यस ए मिल गया 2r। ठीक है? यस सर। लेकिन अगर बॉडी सेंटर की बात करें, अगर तुमने क्यूब के सेंटर पे भी एटम रख दिया है, तो कॉर्नर से सबसे पास कौन है? सर डायगोनली होगा। अब कॉर्नर के सबसे पास बॉडी का सेंटर है, हाँ सर। करेक्ट? यस तो तब एक कॉर्नर वाला दूसरे कॉर्नर वाले को नहीं टच करेगा ना। हाँ सर। तो तब एक कॉर्नर वाला किसको टच करेगा? बॉडी सेंटर वाले को। ठीक है? हाँ यस। कॉर्नर और बॉडी सेंटर के बीच कितना डिफरेंस होता है? कॉर्नर और बॉडी सेंटर के बीच वो निकाल सकते हैं सर मैथमेटिक्स। a/2 होता है, हाँ सर। करेक्ट? तो √3a/2 विल बी 2r। अब यस समझ गए? हाँ सर। और फेस सेंटर पे अगर रखा तो कॉर्नर के सबसे पास जगह कौन सी आएगी? फेस सेंटर। यस सर, अभी समझा। दो जो क्लोजेस्ट एटम है वही कांटेक्ट में रहेंगे। हो गया नोट ये? यस सर। जेड इफेक्टिव और पैकिंग फ्रैक्शन निकालना समझ गए? यस yes sir चलो वेरी गुड। इलेक्ट्रो की बुकलेट पूरी कर चुके हो?
नो सर। क्या बचा है इलेक्ट्रो की बुकलेट में? तो थोड़ा विंडोज और एडवांस के बाकी है। ओके, तो ट्यूसडे तक तो हो जाएगा। आधा आधा एफबीओ बाकी है। एफबीओ ही बाकी है अभी। तो यार आप एडवांस वाले बाद में कर लेना, ये बाकी के कर लेना। हाँ कल मतलब ट्यूसडे को पहले चलो एफबीओ और वो कर लेंगे, क्या कहते हैं, गेट इक्विप्ड। गेट इक्विप्ड, ठीक है। यस सर। चलो आज यहीं पे स्टॉप करेंगे, सॉलिड स्टेट आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। और ये बताओ, वन मोर थिंग, बुकलेट है ना सॉलिड की सबके पास? यस सर। नो सर। क्यों नहीं है भाई बुकलेट? जिन लोगों के पास बुकलेट नहीं है नेक्स्ट क्लास तक प्लीज अपने सेंटर हेड से इधर सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी कुछ तो मंगा लो, ठीक है। सॉलिड बहुत छोटा चैप्टर है, नेक्स्ट वीक तक ऑलमोस्ट खत्म भी हो जाएगा, ओके। यस यस सर। सर बोलो। सर जल्दी वो आप छोड़ रहे हो तो फिर मतलब टेस्ट संडे को तो अभी पूछ लूँ डाउट्स वॉल्यूमेट्रिक के, मतलब। बोलो, पूछ लो। सर यस। सर HA4 का सर सेकंड क्वेश्चन। रिकॉर्डिंग नहीं किया तुमने? तो क्या फिर रिकॉर्डिंग से देखा है मैंने, मतलब उसमें आपने डिस्कस नहीं किया था सर, मतलब। HA4 का सेकंड? सर क्या? HA4 का सेकंड डिस्कस नहीं हुआ है? सर नहीं हुआ था क्लास में सर, मैंने रिकॉर्डिंग देखा हुआ है सर, मैंने अटेंड भी किया था लेक्चर सर, मैंने वापस रिकॉर्डिंग भी देखा। क्या उसमें दिक्कत क्या आ रही बताओ? क्या गिवन है प्रॉब्लम में, क्या प्रॉब्लम तुम्हें, कहा किस स्टेप पे फंस रहा हो बताओ, पढ़ो प्रॉब्लम। A 2.25 gram mixture of Na2CO3 and Na2SO4 are dissolved into 50 ml of solution. 25 ml of above solution required 20 ml of 0.1 normal H2SO4 by using phenolphthalein indicator. कंफ्यूजन से इस मिक्सचर को रिएक्ट करोगे तो सिर्फ Na2CO3 रिएक्ट करेगा, हाँ सर। करेक्ट? यस सर। Na2SO4 तो रिएक्ट करेगा नहीं। यस सर। तो मान लेते हैं Na2CO3 के मोल्स X, यस सर। तो इक्विवेलेंस कितने हो गए? X into 1, क्योंकि फिनोल्फथलीन इंडिकेटर है, फैक्टर 1 होगा। सर यस सर। सर गलती समझ गया सर, इसमें मैंने क्या गलती की। सो गलती से Na2SO4 को H2SO4 से रिएक्ट करा दिया सर, ध्यान नहीं दिया था, इसलिए आंसर नहीं आ रहा था। और वो सर इसमें ही सर सिक्स्थ क्वेश्चन में भी सर, क्या सिक्स क्वेश्चन में क्या डाउट है? a mixture of NaHCO3 and Na2CO3 is neutralized by X ml of 1 molar HCl by using phenolphthalein indicator. नहीं सर सॉरी सर, ये वाला हो जाएगा अभी सर। सर फिर सर गेट इक्विप में भी डाउट है सर, तीन डाउट है सर। एक तो 17th क्वेश्चन गेट इक्विप में सर, ऑक्सैलिक एसिड forms two series of salts HC2O4 minus and C2O4 minus. If 0.9 grams of oxalic acid is in 100 ml solution, HC2O4 minus and C2O4 minus have normalities respectively. HCO4 माइनस में एक H रिप्लेस हुआ है ऑक्सैलिक एसिड का। यस सर, तो n फैक्टर 1 हो जाएगा, C2O4 2 माइनस में 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा। यस सर। मोलारिटी निकाल लेना।
हाँ सर। फिर n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना। यस। तो फिर सर आपने शायद ये 21st क्वेश्चन सर मुझे समझ मतलब कैसे 20 ml हाँ सर 20 ml solution of Na2SO3 required 30 ml of 0.01 molar K2Cr2O7 solution for oxidation to Na2SO3. Hence molarity of Na2SO3 solution है। सर इसमें मुझे ये नहीं समझा कि आप n फैक्टर कैसे निकालोगे Na2SO3 का? अरे यार थोड़ा सा इसमें टाइप है। Na2SO3 को कन्वर्ट होना है Na2SO4 में। ओके सर। तो n फैक्टर 2 हो जाएगा। ठीक है? यस। और सर सर हमने इसमें एंड फेस सेंटर्ड का नहीं निकाला। एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक एक्सिस करता है क्या? हाँ सर, करता है। मतलब नहीं करता। हाँ समझ गया। सर तो ये क्वेश्चन भी है सर मतलब 25 grams of FeSO4.7 H2O was dissolved in water containing dilute H2SO4 and volume was made up to 1 liter 25 ml of the solution. Required 20 ml of n by 10 KMnO4 solution for complete oxidation. Percentage निकालना है FeSO4.7 H2O in the acid solution. X मान लो। Yes sir. और जब वो KMnO4 से रिएक्ट करेगा उसका n फैक्टर 1 होगा। भाई FeSO4 में Fe तो +2 से +3 बन सकता है। यस सर। फैक्टर कितना हो गया? 1 हो जाएगा सर। फिर सर सल्फर का नहीं देखना होगा हम लोग को। सल्फर +6 में है। हाँ ये सर इससे ज्यादा नहीं हो सकता, बराबर नहीं हो सकता। यस। खत्म ना हो। सर है सर मतलब सर आपने ये क्लास में मतलब क्लास में नहीं आपने डाउट लेक्चर में कराया था पर सर मुझे मतलब नहीं समझा था बराबर से। So 0.7 gram of mixture of NH4 twice SO4 was boiled with 100 ml of 0.2 normal NaOH solution till all NH3 gas is evolved and gets dissolved in solution itself. Remaining solution was diluted to 250 ml. 25 ml of the solution was neutralized using 10 ml 0.1 normal H2SO4 solution. Percentage purity पूछा NH4 twice SO4 का। उसके मोल्स X मान लो। यस सर। उससे अमोनिया के मोल्स 2x आ जाएंगे। हाँ सर। अमोनिया का n फैक्टर 1 है। यस सर। तो अमोनिया के मोल इक्विवेलेंट should be equal to equivalent of NaOH डाला और क्या क्या डाला H2SO4 ना। यस सर। तो टोटल एसिड्स के मोल और टोटल बेसिस के मोल इक्वल कर दो। अमोनियम आयन और H2SO4 एसिड्स है, करेक्ट? यस सर समझा। और NaOH बेस है, दोनों के मिली इक्विवेलेंस इक्वल कर दो। यस सर। बस इसमें ये एक और थी जो H2SO4 के मिली इक्विवेलेंस निकालोगे ना तुम। हाँ सर। क्लैरिटी और वॉल्यूम से उसमें 10 मल्टीप्लाई कर देना क्योंकि तुम H2SO4 को 25 ml सॉल्यूशन से ही रिएक्ट करा रहे हो। हाँ 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 ये सर वही गलती वही समझा भी। यस H3 दिया उसका क्या? तो फिर वो अमोनिया इवॉल्व अमोनियम आयन की वजह से हुई ना। तो या तो अमोनियम आयन काउंट कर लो या अमोनिया काउंट कर लो। तो ये चीज काउंट कर लो। ठीक है? yes. सर पैसेज 1 में सर मतलब 5th और 7th सर 3 डाउट बाकी है खाली सर।
सर क्वेश्चन उसके पहले भी एक क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन सर, फिफ्थ वाले में। हाँ, so reaction for the following balanced redox reaction, AFeS2 plus BO2 gives you XFe2O3 plus YSO2। तो ये क्वेश्चन आ गया, पर इसका रेफरेंस फिफ्थ क्वेश्चन पूछा उन लोगों ने। वो गलत, सर क्या? वो प्रॉब्लम गलत है। हाँ, वही डाउट था सर, मतलब एक तरीके से करूँ तो आंसर ये आ रहा है, एक से करूँ तो गलत आंसर आ रहा था। गलत है। यस सर। और सेवेंथ वाला में भी डाउट है सर। इन रिडॉक्स रिएक्शन BaMnO4 twice oxidizes K4 FeCN6 into K plus Fe3 plus CO3 2 minus and NO3 minus ions in acidic medium। CN6 का एन फैक्टर 61 आएगा। हाँ सर। और एसिडिक मीडियम में BaMnO4 होल ट्वाइस का एन फैक्टर 10 होगा। हाँ सर, वो यस सर। हो गया। 1 into 61 is x into 10। यस सर। भाई 1 मोल K4 FeCN6 के लिए कितने मोल BaMnO4 ट्वाइस लगता है, वही निकालना है ना। हाँ सर। सर मैंने एन फैक्टर में गलती की है सर, मतलब मैं एन फैक्टर गलत आ रहा था मेरा, 66 आ रहा था। वो देख लूंगा वापस से। अरे ये तो मैट्रिक्स में भी किया है, मैट्रिक्स 1 का पहला वाला ही इसका एन फैक्टर निकाला है। सर एक्चुअली वही सर, मैट्रिक्स 1 भी मतलब आपने क्लास में कराया था ना सर, मुझे एक्चुअली समझा नहीं था मतलब कैसे किया। यार K4 FeCN6 में सबका टोटल 0 होगा। यस सर। और बाद में सबका टोटल निकालो, 4K का टोटल कितना होगा, +4। आयरन का +3 है। यस सर। तो 4 और 3 7। यस सर। सल्फर का नहीं, K4 FeCN6 ना, सॉरी, कार्बन का फाइनली 4 है। यस सर। तो 6 कार्बन का कितना हो गया, 4 into 6 24। यस सर। और नाइट्रोजन का फाइनली 5 है। यस सर। 6 नाइट्रोजन का 30। यस सर। ऐड करो तो टोटल 61 आ जाएगा। हाँ सर। सर सेकंड वाला जो पैसेज 2 का, से पता नहीं आंसर मेरा मैच नहीं हो रहा था, मतलब when 214 grams of KiO3 reacts with excess Ki in presence of H plus, then it produces I2। Now I2 is completely reacted with 1 molar Na2H2O3 solution। फैक्टर दोनों रिएक्शन में अलग अलग है इसमें। हाँ सर, मतलब वो इक्वेट नहीं कर पाएंगे, वो समझा था मुझे। हाँ, तो I2 का फैक्टर क्या क्या निकाला है। तो एक सेंस में निकालता हूँ, कल ही किया था सर, एक से निकालता हूँ मैं कैलकुलेशन। I2 के फैक्टर में गलती की हो, पहले वाले में कॉम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। यस सर, 5/6 से आता शायद। भाई वो चेक करो, भाई गलत लग रहा है मुझे। तो 5/3 आएगा, क्योंकि 5/6 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे I2। हाँ सर, वो गलती समझ गया सर, उन्होंने 2 से मल्टीप्लाई करना भूल गया। तो समझ गया क्यों किया मल्टीप्लाई सर, 2 आइडिया भी नेक्स्ट। सर Thank you, वो sir. एक क्वेश्चन था, मतलब फोर्थ वही पैसेज का, उसमें आपने बोला था कि ओजोन की आपने रिएक्शन पहले भी बताई है, तो वो रिएक्शन कैसे थे एक बार बताओ। O3 goes to O2 plus ऑक्साइड आ गया। ओके, यस सर, यस सर, थैंक यू सर। सर एग्जाम में ये देगी ना ऐसा का टाइप ऑफ रिएक्शन, अगर फोर्थ वाला अगर आया सपोज, सर रिएक्शन देगी ना हम लोग। हाँ, थैंक यू सर। चलो बाय एवरीबॉडी, नेक्स्ट क्लास विद सॉलिड स्टेट आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।